नमस्कार मित्रों, आज मैं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था की चौथी क्लास लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम 1858 के अधिनियम से आगे देखेंगे। आपने पीछे अभी तो जो क्लासें देखी, उम्मीद है आपने नोट्स बना लिए होंगे या किताब से पढ़ रहे होंगे। जल्दी ही आपकी वैकेंसी आएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उससे आगे जहाँ तक हमने आवश्यकता संशय अधिनियम 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट आज तक आपने पढ़ लिए हैं। 1853 का राजलेख हम पढ़ चुके हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858, पामस्टन, ये आप पढ़ चुके हो। आज हम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए, 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता। क्यों? तो देखिए आप भी 1861 से पहले अपन ने देखा 1858 में क्या हुआ, और मैं बोलूँ आपको 1857 में क्या हुआ। भी 1857 में एक घटना घटी, यानी सबसे बड़ी क्रांति जो हुई आपने देखी। उसके बाद में 1 नवंबर 1858 को भारत का जो शासन था वो सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। ये आपने अभी तक पढ़ लिया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय किनको बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अब इन्होंने जो अंग्रेजों द्वारा नीति है वो कैसी लागू की? सहयोग की नीति, कि हम भारतीयों का सहयोग करेंगे। उदार निरंकुशता, देखो उदार है और निरंकुश है साथ में, की संज्ञा से अभिहित किया गया। क्योंकि देखो, क्योंकि इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। मतलब प्रश्न बन गया ना यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये प्रश्न यहाँ देख सकते हो। सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया, इस अधिनियम के माध्यम से व्यवस्था की गई। तो किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को भागीदार, शासन में भागीदारी? पहले शासन में भागीदारी नहीं थी, आपको पता है। किसी भी प्रकार का कोई अधिकार भारतीयों को नहीं था। तो प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1861 के अधिनियम के तहत किया गया। सहयोग की नीति, उदार निरंकुशता, किस? 1861 के अधिनियम में। ये बात क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल को विधायी कार्य हेतु, गवर्नर जनरल का आप समझ गए, ठीक है ना भी। गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के निर्माण तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर जनरल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर को दे दिया गया। किसी प्रांत प्रशासन में या अन्य किसी क्षेत्र को व्यक्त करने, उसकी सीमा में परिवर्तन करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 कर दी। कोई खास प्रश्न नहीं है। 5 सदस्यों को विधिवत अनिवार्य कर दिया गया, कोई खास बात नहीं है। ये हो गया। अब आगे देखिए, केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार, धर्म और स्वत्व अधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार प्रदान किए गए। वे इनसे भी प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार इनको प्रदान किए गए। अब है भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया। भारत परिषद हमने पढ़ा था, एक बार सचिव था, और उसे भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारियों, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थानों, वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। कोई खास प्रश्न यहाँ पर बनता नहीं है। देखो, जो प्रश्न बन रहा है ना, आपको वो ध्यान देना है। मैं आपको एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ इसीलिए कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए, लेकिन जो प्रश्न लिख रहा हूँ वो प्रश्न पक्का याद आपको करना है। अब देखो, गवर्नर जनरल की को अपनी परिषद में, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों में वृद्धि करने का अधिकार दिया, जो सभी मनोनीत थे। यानी 6 से 12 सदस्य करने का अधिकार दिया ना, 6 से 12, वो क्या थे? मनोनीत थे। एक निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होते हैं। यानी अपने सहमति से भी ये बन जाएगा, इसको मनोनीत हो गया। एक निर्वाचित, जिसको वोट डाल के हम वोट से जीतते हैं। वैसे ये सदस्य उसे कानून निर्माण में सहायता करने के लिए थे। इनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का था। यानी गवर्नर की कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल कितना था? प्रश्न बनता है। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष
कब? 1861 अधिनियम में। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार न था। गवर्नर जनरल को उनकी राय को ठुकराने का पूर्ण अधिकार था। भाई गवर्नर जनरल की राय ठुकरा सकता था, कहना मानना जरूरी नहीं था, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं थी। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आया, आप समझ गए होंगे। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने की। देखो आईएएस में ये पूछा गया प्रश्न है। अब प्रश्न क्या बनता है? विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1861 के अधिनियम के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको तैयार जरूर करें, ध्यान रखें इस चीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उस विभाग के शासन के लिए उदाई होगा। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, इसी विभागीय प्रणाली का नाम इन्होंने यहाँ क्या दे दिया? देख लो, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये नहीं है कि विभागीय प्रणाली नाम आ गया था, यहाँ ये आ गया तो विभाग, आज विभाग बनते हो ना। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था अपने वर्तमान में है ना, आप देख रहे हो ना, भी गहलोत सरकार को देख रहे हो, मंत्रिमंडल बांट रही है, मंत्रियों को बांट रही है, तो मंत्रिमंडल व्यवस्था ये वही विभागीय कि मंत्री को कौन सा विभाग मिला, तो विभागीय व्यवस्था नाम हो गया, मंत्रिमंडल व्यवस्था नाम हो गया। तो 1861 के अधिनियम में ये व्यवस्था शुरू हुई थी। गवर्नर जनरल भारत की शांति और सुरक्षा ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। अब आगे वाला प्रश्न आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर वापस आ गया कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम में? तो 1861 के अधिनियम में। सीधा सीधा प्रश्न बनता है। अभी अध्यादेश जारी होते हैं, आपको पता ही है, मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार सरकार अध्यादेश ला रही है। अध्यादेश बोले तो एक मुख्य जवानी कानून, जिसको बाद में संसद के द्वारा अधिनियम बना के उसको पेश करके और राष्ट्रपति के साइन द्वारा कानून बना दिया जाता है, वही अध्यादेश है। तो 1861 के अधिनियम में अध्यादेश सबसे पहले यूपीपीएससी में पूछा गया है 1997 में ये प्रश्न, और भी बहुत एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसे आगे देखते हैं हम। मद्रास एवं मुंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। ध्यातव्य है कि प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाया गया कानून गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद वैधता को प्राप्त होता था। बाद में इसी एक्ट के अधीन बंगाल, उत्तरी पश्चिम प्रांत एवं पंजाब में क्रमशः 1862, 1886 एवं 1897 में विधान परिषद स्थापना हुई। मतलब बंगाल, उत्तरी पश्चिम पंजाब यहाँ पर होगी, कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आगे देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में सप्ताह में एक बार बैठक करती थी, जिसकी अध्यक्षता वायसराय करता था। ये उनकी परिषद में एक सप्ताह में एक बार बस। संवैधानिक दृष्टिकोण के विकास से 1861 का अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसने पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया। सहयोग बात हम पहले कर चुके हैं। प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की, साथ ही इसके द्वारा बम्बई को मद्रास के प्रांतों को विधि निर्माण करने की शक्ति पुनः प्राप्त होगी और अन्य प्रांतों में भी ऐसी विधान परिषदें करने की व्यवस्था की गई। अतः इस अधिनियम ने केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई। अब ये बात भी इंपॉर्टेंट बनती है, अपने ये बात भी अपन याद रखेंगे कि किस अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। किस अधिनियम द्वारा विकेंद्रीकरण नीति अपनाई गई? तो ये आप जानते हो, विकेंद्रीकरण की नीति 1861 के अधिनियम में बनाई गई, याद रखेंगे। तो सबसे 61 के अधिनियम की सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन कौन सी है? विभागीय प्रणाली, ठीक है, मंत्रिमंडलीय इसी का नाम, समझ गए, विकेंद्रीकरण प्रणाली आ गई, अध्यादेश आ गया, भारतीयों को अधिकार दिया गया वो भी है। लेकिन तीन चीज़ें आप इस 61 के अधिनियम की पक्की याद रखोगे, आप उसको मतलब प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना रहती है यहाँ से। अब देखिए, ये इन्हें भी जानिए, भी इंपॉर्टेंट होता है। 1873 का कोई अधिनियम आया है। इस अधिनियम द्वारा ये उत्पन्न किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। देखो नौबत ये आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की, जो 1600 ईस्वी में बन के आई थी, जिसके अनुसार में 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कब किया गया? 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। बनी कब थी? 1600 में, और समाप्त कर दिया 1 जनवरी 1884 में। अब आगे वाला शाही उपाधि अधिनियम आया 1876 का कोई। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर, पहले 500 सदस्य जो आपने अभी पढ़ा था, अब 6ठा नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया। भारत की साम्राज्य घोषित 28 अप्रैल 1876 को घोषित कर दिया गया। ये भी आप प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। अब है
भारत परिषद अधिनियम 1892, अभी पढ़ा हमने भारत परिषद अधिनियम 1861, अब 1892। 1857 में हुई राज्य क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ किया। भाई 1857 राष्ट्रीय भावना कब आई? 1857 क्रांति के बाद आई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड बिल के विवाद के पश्चात भारतीयों को प्रशासन में विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफी जोर पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित किया गया था। इसके प्रमुख उपबंध अधोलिखित हैं। केंद्रीय व्यवस्थिका सभा के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से 16 निश्चित की गई। जो 10-12 थी तो अब 10 और 16 अधिक हो गई। 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना भी आवश्यक था। प्रांतों में व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी सदस्य कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी। बम्बई और मद्रास में न्यूनतम 8, अधिकतम 20, बंगाल में अधिकतम 20 और उत्तर पश्चिम पंजाब में संख्या अधिकतम 15 निश्चित की गई। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। अपना प्रश्न आ गया। निर्वाचन पद्धति किस अधिनियम में? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या पढ़ेंगे? निर्वाचन पद्धति, ठीक है ना। अभी वो डालते हो ना आप, वही निर्वाचन पद्धति। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर आप एक लगाएंगे कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम? वो भी 1892 का अधिनियम है भाई, ठीक है। प्रश्न पूछने का अधिकार है। मतदान करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। मतदान करने का अधिकार नहीं, सिर्फ बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार है, वो भी अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार 1892 ईस्वी का कानून और 18 ईस्वी के कानून से अधिक प्रगतिशील था। यद्यपि इस समय तक केंद्र और प्रांतों में सरकारी बहुमत रखा गया, तदपि व्यवस्थापिका सभाओं के भारतीय सदस्यों की संख्या वृद्धि हुई, सदस्यों के अधिकारों में भी वृद्धि हुई और सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु उक्त सुधार भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट न कर सका। तो आज हम ये दो ही पढ़ेंगे और सबसे कल जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपका ये रहेगा भारत परिषद अधिनियम 1909 और उसके बाद में आप आगे 1919 में आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपने आज दो अधिनियम देखे, 1861 और 1892। देखो इसमें मैंने आपको प्रश्न तो 6 ही बताए हैं इंपॉर्टेंट, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैंने खींचा नहीं, आपको दे चला हूँ। आपकी वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी अतिशीघ्र आएगी। ध्यान रखें, घर पे धीरे धीरे ये पढ़ते रहें। जो आपको बुक्स बताई हैं वो भी पढ़ते रहें, वो भी मैं आगे पढ़ा दूंगा। ये जो अभी चल रहा है ये आपका बेसिक कोर्स है। बिल्कुल एक बार अगर आप इस तरह से पढ़ जाओगे उसके बाद में आपके नोट्स बन जाएंगे और बहुत पूरा मैटर मैं आपको एक एक सिलेबस में से निशान लगा के उसके साथ करवाऊँगा कि सिलेबस में अपना एक भी टॉपिक कोई छूटेगा नहीं। ये मेरा आपसे वादा है। बस ये है कि आप लगातार रहिए, लगे रहिए इसके साथ और बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनको भेजिए। ये फ्री में वो पढ़ाई करें और जिनको जैसी भी अगर कोई गाइडलाइन चाहिए किसी भी प्रकार की, कुछ भी चीज़ की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और उस तरह से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।